नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है गुप्त वंश। तो गुप्त वंश से हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। परंतु जो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था वह चंद्रगुप्त प्रथम था। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों की राजभाषा क्या थी? तो गुप्त शासकों की जो राजभाषा थी वह संस्कृत थी। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का जो नेपोलियन है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेर थे। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसने की? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेर ने की थी। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? तो गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी 319 ईस्वी से 320 ईस्वी में। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि से जाना जाता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फायान किसके शासन काल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फायान जो था वो एक बौद्ध भिक्षु था जो कि भारत में बौद्ध ग्रंथियों के अवशेषों को खोजने आया था। तो जो चीनी यात्री फायन था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस काल में भारत ने कला साहित्य के क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा प्रगति प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का विवरण किस अभिलेख में मिलता है? तो समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का जो विवरण है वह प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? हरिशेर जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नहीं थे। हरिशेर समुद्रगुप्त के दरबार के दरबारी कवि थे। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सर्वाधिक प्रचलित सिक्के किस धातु के थे जिन्हें दीनार कहा जाता था? तो दीनार जो कहा जाता था वो सोने के सिक्कों को कहा जाता था। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रूपक या रूप्यक कहा जाता था। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न में शामिल प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? तो इसका ऑप्शन सी वराहमिहिर जो थे वो नवरत्न में शामिल खगोल शास्त्री थे। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालिदास किसके दरबार से जुड़े थे? तो कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने हूणों के आक्रमण को सफलतापूर्वक रोका? तो स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को न कि सफलतापूर्वक रोका बल्कि उन्हें भारत से बाहर भी खदेड़ दिया। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में सरकारी भूमि को शीत कहा जाता था। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणतज्ञ आर्यभट्ट और वराहमिहिर किस युग से संबंधित थे? तो ये गुप्त युग से संबंधित थे। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथों की रचना किसने की? तो आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांत ग्रंथों की रचना आर्यभट्ट ने की थी, जिसमें आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ में उन्होंने गणित की ज्यामिति, अर्थ ज्यामिति और अंकगणित
के बारे में बताया है और सूर्य सिद्धांत में उन्होंने खगोल विज्ञान के बारे में बताया है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है? तो अजंता की जो गुफाओं का संबंध है वह बौद्ध धर्म से है, क्योंकि इन गुफाओं में बौद्ध धर्म की कई संगीतियों और अभिलेख मिले हैं। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? तो गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दीनार के नाम से जाना जाता था। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक के सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है? जो समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, जो कि उसकी संगीत के प्रति रुचि को दर्शाता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था? गुप्त काल में राजस्व का जो मुख्य स्रोत था वह भू राजस्व था, क्योंकि गुप्त काल में सर्वाधिक कृषि की जाती थी, इसलिए भू राजस्व इसका सही आंसर हो जाएगा। और भू राजस्व जो था वो लगभग कृषि का 1/5वां या 1/6वां भाग लिया जाता था। अगला प्रश्न है, मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की? तो मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कालिदास ने की थी। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर गुप्त काल की किस कला का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन सी वास्तुकला जो है इसका यह एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो गुप्त काल में प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वह गांव थी, ग्राम या गांव। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतिम महान गुप्त शासक कौन था जिसके बाद गुप्त साम्राज्य का पतन शुरू हो गया? तो अंतिम महान जो गुप्त शासक था वह विष्णुगुप्त था, जबकि गुप्त शासन काल का जो पतन था वह स्कंदगुप्त के शासन के बाद शुरू हो गया था। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने शक को हराकर सकारी की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराकर सकारी की उपाधि धारण की थी। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे गुप्त वंश से जुड़े हुए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आगे आने वाली परीक्षा में बहुत ही सहायक होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।